जय जिनेन्द्र। कोरोना एक भयंकर आपदा के रूप में हमारे सामने है। सोच रहे थे कुछ समय की बीमारी है, आई है, चली जाएगी। लेकिन पूरा 2020 का साल ही कोरोना की भेंट चढ़ गया। एक लहर आई, नई बीमारी थी, साधन नहीं थे, लोगों को ज्ञान नहीं था। जैसे तैसे करके वो समय निकल गया। बीच में कोरोना कुछ हल्का पड़ा, लेकिन अक्टूबर से दिल्ली के अंदर कोरोना ने फिर कहर ढाया है। और अब की बार कोरोना की लहर पिछली बार की लहर से ज्यादा घातक है। अब की बार का कोरोना 3-4 विशिष्टताएं लिए बैठा है। नंबर 1, ये ज्यादा खतरनाक है। यह फेफड़ों पर बहुत जल्दी से आक्रमण कर रहा है। नंबर 2, यदि परिवार में किसी एक को हो गया तो लगभग सभी उसकी चपेट में आ रहे हैं। नंबर 3, कोरोना जब नेगेटिव हो जाता है, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी ऐसे प्रभाव छोड़ रहा है जो हफ्तों हफ्तों तक ठीक नहीं होते। दिल्ली के अंदर इतनी मौतें कोरोना के कारण एक दिन में पहले कभी नहीं हुई जितनी पिछले 3 दिन से हो रही है। सरकार जो कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनेताओं की तो मानसिकता बचकर निकलने की होती है। लेकिन अकेली सरकार कुछ कर भी नहीं सकती। सरकार के साथ जनता का सहयोग आवश्यक है, और हम देख रहे हैं कि जनता सहयोग नहीं कर रही है। त्योहारों पर जिस तरह की भीड़ बाजारों के अंदर हुई और जिस तरह की लापरवाही हम लोग स्वयं बरत रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना मास्क लगा रहे हैं, ना हाथ धोने का ध्यान रख रहे हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पर भी जा रहे हैं। ये जो सुस्ती है, ये जो लापरवाही है, ये बड़ी महंगी पड़ रही है। आप उन परिवारों से पूछो जो कोरोना की चपेट में आए हैं। आप पैसा तो खर्च सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन अस्पतालों में तो जगह नहीं है, बेड नहीं मिल रहे। बेडों के लिए ऐसी सिफारिशें लगानी पड़ रही हैं, उसके बाद बेड नहीं मिल रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं लोग। और एक बार यदि आपको अस्पताल में दाखिला भी मिल गया तो उसकी जो आर्थिक चोट पड़ती है, अच्छे अच्छे परिवार उस चोट को नहीं झेल पा रहे। ऐसे समय में 2 ही 3 विकल्प हैं। नंबर 1, भीड़ से दूरी। नंबर 2, मुंह पे मास्क। और नंबर 3, बार बार अपने हाथों को धोना। कुछ आयुर्वेदिक तरीके हैं, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। सरकार ने 200 लोगों तक अलाउ किया था, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने फैसला करके इस 200 की संख्या को पुनः 50 कर दिया है। मैं महासंघ के माध्यम से पिछले 2 महीने से लगातार कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो छूटें मिल रही हैं, आप उन छूटों पर मत जाइए। आप विवाह की संख्या को सीमित ही रखिए। विवाह की संख्या को सीमित ही रखिए। विवाह कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा भीड़ चाहिए। विवाह विशिष्ट रूप से एक पारिवारिक फंक्शन है, और ऐसे कोरोना के समय में यह मंगल का फंक्शन है, मंगलोत्सव है। अगर एक व्यक्ति किसी भी पक्ष से, वर पक्ष से या वधु पक्ष से, और दोनों पक्षों से नहीं, कोई स्टाफ का मेंबर, कोई राह चलता, कोई बैंड वाला, कोई हलवाई, अगर कहीं एक कोरोना के संपर्क में आ गया तो सारा मंगल अमंगल हो जाएगा। इसलिए आज सरकार ने 50 की सीमा पुनः निर्धारित की है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक निमंत्रण आया, और मैंने कहा, आप निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, आप मिठाई के डब्बे बांट रहे हैं, आप कितने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? बोले, जैन साहब करीब 400 लोगों को। मैंने कहा, सरकार ने तो 200 लोग अलाउ किए हैं। कहते, साहब वो हमारी बात हो गई है बैंकेट हॉल वाले से, वो ऊपर वालों के नाम पर कुछ शुल्क लिया है और सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। भाई, ये ऊपर वाले कौन हैं और किसके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हो? शादी के अंदर जो आदमी आएगा वो वर वधू के पास जाएगा,
और दुर्भाग्य से अगर उसने कोरोना का प्रभाव वहीं छोड़ दिया तो जिंदगी भर याद रहेगी वो शादी, उसको नहीं जो छोड़कर गया है, उनको जिन पर छोड़कर जाएगा। इसलिए आप कृपा करके, आज एक मित्र का फोन आया कि हमने तो बुकिंग करा दी, अब क्या करें। ठीक है, ये दिक्कत की बात है, बुकिंग करा दी, ये पहले ऑर्डर आ जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन पहले कैसे आता? महामारी तो अब दोबारा भयानक रूप में आई है। ये तो हमारा अपना विवेक था कि हमकी संख्या को सीमित रखना चाहिए था। ये हमारा अपना अपना निर्णय होना चाहिए था कि हमको संख्या को सीमित रखना चाहिए था। हमारे महासंघ के प्रधान है रोशन लाल जी, उनकी पोती की शादी निर्धारित हुई। करीब 15 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि रतन जी, मैं किसी सामाजिक व्यक्ति को शादी के अंदर नहीं बुला रहा क्योंकि परिस्थितियां विशेष हैं और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। भावना तो यह होनी चाहिए थी। इसलिए आपने पैसे जमा करा दिए, पैसा तो फिर कमाया जाएगा, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो वो घाव जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकेगा। आशीर्वाद देने वाला आशीर्वाद नहीं, फिर वो अभिशाप देना शुरू कर देगा। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, हमें जैन समाज के अंदर एक ये अभियान चलाना चाहिए। हम तो अपरिग्रह के उपासक हैं, हम तो सादगी के उपासक हैं। किस लिए शादी के अंदर इस प्रकार का दिखावा और फिजूल खर्ची होनी चाहिए? आप वर वधू के लिए सोचते हैं तो बेटी के नाम एफडीआर करा दीजिए। आप बेटे के लिए सोचते हैं, बजाय वो बैंकों से और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, आप इस पैसे को शादी में बेकार के खर्चे करने की बजाय इस पैसे को उसको दीजिए, वो उससे कुछ करके दिखाएगा। तो 3-4 चीजें याद रखें। शादी में किसी भी हालत में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हो, और ये विवेक आप भी रखें, यदि बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल निकट का संबंध नहीं है, तो आपको निमंत्रण आया है तो आप हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए। सगन आपने देना है, सगन दे दीजिए। बधाई आपने देनी है, आप बधाई दे दीजिए, ईमेल से दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, जैसे आपका जी करे टेलीफोन करके दीजिए, लेकिन उस शादी और विवाह के अंदर बिल्कुल मत जाइए। दूसरी बात, जब संख्या 50 की है तो आपस में मिलने का समय भी ज्यादा मिल जाएगा लोगों को, वरना शादी में तो आए गए, लिफाफा पकड़ाया, भागा भागी, उससे क्या परिचय हुआ। तीसरी बात, संख्या कम है तो दूरी अपने आप मेंटेन हो जाएगी, भोजन की बर्बादी रुक जाएगी, बेकार की सरदर्दी और बेकार के खर्चे बच जाएंगे। इसलिए शादी में संख्या कम रखिए, शादी दिन में कीजिए। 50 की शादी में तो सड़क पर आप नाच नहीं सकते, कौन नाचेगा और कौन देखेगा। और आतिशबाजी भी मत कीजिए। मैं पूरे जैन समाज से यह आह्वान करता हूं कि समाज सरकार के इस फैसले के साथ हम सब लोग मिलकर खड़े हों और पूरे देश के अंदर एक पहचान बनाएं कि जैन लोगों ने अपनी शादियों को सीमित और नियंत्रित किया है। जय जिनेंद्र, रतन जैन।